नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज दरभंगा ही नहीं पूरा बिहार जिस संक्रमण से गुजर रहा है उस दौर में हम आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी गंभीरता का विषय है और आप तमाम दरभंगा वासियों को मिला रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं, IPS स्मृति, जो अभी दरभंगा में सबसे ज़्यादा न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिज्ञों के साथ बुद्धिजीवियों, दरभंगा के तमाम लोगों का आस्था IPS स्मृति। रात में 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक भी फ़ोन आता था, सिर्फ एक सीट चाहिए ICU का। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला है और हम आज इनसे दुख दर्द बांटेंगे तमाम दरभंगा वासियों को। आपने कभी सोचा था कि जिस तरह आप डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया गया आपके पूरी उसको, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने सोचा होगा 5-10 सीट देना पड़ेगा ICU के लिए, किस तरह आपने इसको किया? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि जिस समय हमारे DM साहब सर त्यागराजन सर ने ये प्रपोजल दिया कि सारे हॉस्पिटल के अंदर बेड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 25% सीट जो है वो प्रत्येक हॉस्पिटल को देना पड़ेगा कोविड में। तो हम लोगों ने सर को एक सलाह दिया कि सर या तो डेडिकेटेड हॉस्पिटल ही बना दीजिए, बिकॉज सेपरेट करना हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का नहीं है कि हम लोग कोविड और नॉन कोविड के दोनों के पेशेंट को अलग अलग एक साथ एक हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट कर पाएंगे। तो वैसे कंडीशंस में उन्होंने मेरी बात सुनी और सर ने बड़ी सहजतापूर्वक मुझे बोला कि ठीक है, तो आपका जो 2 हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी है और IPS स्मृति आरोग्य सदन है, ये दोनों ही हॉस्पिटल में आप एक हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कर दीजिए और एक हॉस्पिटल को आप कोविड के बिना चलाने की प्रक्रिया आप कर लेते हैं, तो हम दोनों चीज़ को मर्ज कर देंगे, तो हमारे मरीजों का भी इलाज हो जाएगा और आपका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सर को मैंने रिक्वेस्ट किया, सर ने तुरंत हामी भरी और सर ने मुझे ये वादा किया कि आप आराम से इस पार्ट को चलाएं, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। और मैंने उनके आदेश का पालन किया और मैं कंप्लीट डेडिकेटेड हॉस्पिटल IPS स्मृति आरोग्य सदन को चालू किया। जब मैंने चालू किया तो उस समय पेशेंट्स का लोड उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं पहला हॉस्पिटल अपना स्टार्ट किया जहाँ कोविड की इलाज शुरू हुई और मैंने सर को लिख के भेजा कि सर मैं 18 बेड का हॉस्पिटल आज चालू कर दिया हूँ। सर के जैसे ही आदेश मिला उसके 2 दिन के बाद सर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि कीप इट अप, आप इसको बनाए रखें। मरीज़ की लोड बढ़ती चली गई और मैं धीरे धीरे वहाँ से जितने भी नॉन कोविड के मरीज़ थे उन लोगों को वहाँ से हम शिफ्ट करते चले गए रोज द मेडिसिटी के अंदर और उन सारे जगहों पे हम कोविड के मरीजों को इलाज करना शुरू किए। तो ग्रेजुअली 3 और 4 दिन के अंदर हम सारे मरीजों को शिफ्ट करके एक कंप्लीट डेडिकेटेड हॉस्पिटल मैंने वहाँ बनाया और आज डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनने के कारण यह फ़ायदा हुआ कि हमारे जितने भी स्टाफ वहाँ पे 150 स्टाफ थे, सारे के सारे स्टाफ कोविड के मरीजों का इलाज स्टार्ट किए, शुरू किए और सफलतापूर्वक हम लोग जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने किया। आपको उस समय एक चैलेंज होगा क्योंकि एक तो जिला प्रशासन का दबाव ये भी होता है, उसके बाद एक अधिकारी तक को नियुक्त कर दिया गया था कई DM से संबंधित 16 निजी नर्सिंग होम को किया गया था कि आप अपने अस्पताल को कोरोना मरीज के इलाज के लिए रखें। एक दबाव था, दबाव 2 तरह से, एक प्रशासनिक भी दबाव था, एक आपके पास दबाव था उन लोगों का जिनके मरीज को भर्ती कराना आपके लिए मजबूरी थी, इसलिए कि आपसे बहुत दिल से जुड़े हुए लोग थे दरभंगा में, जो आपसे जो संबंध रखते थे उनसे। फिर जो स्टाफ जो पूरी तरह आपको उस हिसाब से कोविड के मरीजों के इलाज के लिए तैयार नहीं थे, इन तीनों को मैनेज आपने कैसे किया? सबसे पहला तो कि प्रशासन के द्वारा कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिया गया हम लोग के पास। पहले तो उन्होंने एक सजेशन माना कि हम लोग कैसे करें। मीटिंग हुई हम लोग के जिला स्कूल में, हम लोग की मीटिंग हुई वहाँ पे और वहाँ सर ने बोला कि ये परिस्थिति बन पड़ी है, राज्य की स्थिति जो हो रही है स्वास्थ्य सेवा वो चरमराने से लग रही है, क्योंकि आप लोग का आगे फ्रंटियर्स को आना बहुत ज़रूरी है। सरकारी अस्पताल जितना भी है वो अपना काम कर ही रहा है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल से निवेदन है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें हमारे DM साहब, हमारे DDC साहब, साथ ADM साहब और उनके साथ जितने भी डिप्टी कलेक्टर्स लोग थे उन लोग बहुत ही अच्छे से सहयोग किया। कोई हम लोग को प्रेशराइज करके किसी ने काम नहीं किया, चाहे ऑक्सीजन के मामला हो चाहे प्रशासनिक मामला हो। शुरू में थोड़ा हम लोगों का प्रॉब्लम ये उठा कि हम लोग इंटरेक्ट एक दूसरे से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने इतना फ्रेंडली हम लोग के साथ एक कोलैबोरेशन बना के रखा कि हम लोग बिल्कुल फ्रेंडली उन लोगों का सहयोग मिलता रहा और हम लोग उस पार्ट में सफल हो पाए। मरीजों का आना जाना इसलिए लगा रहा कि पहले से हमारा हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। डायलिसिस की सुविधा हो चाहे वेंटिलेटर की सुविधा हो, ऑलरेडी पहले से नोन था कि वहाँ हो रहा है। मेरे बहुत सारे फिजिशियन और डॉक्टर हमारे साथ पहले से अटैच थे
तो उन लोगों के रहने के कारण हमें सुविधा मिली। हाँ, शुरुआती दौर में निश्चित रूप से हमारे जो स्टाफ थे वो लोग थोड़ा सा डर गए थे, भागने की कोशिश किए कि सर हम लोग का ये, लेकिन मैंने उन लोग को बुला के एक मीटिंग लिया पर्सनली। उन लोग को बोला कि भाई आप लोग को ऑलरेडी वैक्सीनेट कर दिया गया, 2-2 डोज लेने के बाद आप लोग ये हैं और आप लोग यंग हैं, हम लोग डायबिटिक मरीज हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग इतने उम्र में भी जब काम करने को तैयार हैं। मेरे डॉक्टर मिलिंद कुमार झा, डॉक्टर पल्लवी झा, डॉक्टर संजय नाथ झा, इनके लीवर ट्रांसप्लांट हुई है, वो भी काम करने को तैयार हैं, तो आप क्यों नहीं तैयार होंगे। फिर बाद में उन लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा था कि फैमिली बैकग्राउंड अगर कुछ हो गया हमारे परिवार के लिए क्या होगा। तो सारे स्टाफ का डिमांड हुआ कि नहीं सर हम लोग की कुछ सैलरी बढ़ा दी जाए। मैंने उन लोग के स्टाफ में एज पर उन लोग का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 2 गुना और 3 गुना उन लोग का सैलरी किया और उन लोग को थोड़ा बुस्टअप किया। साथ ही साथ मेरे जितने भी स्टाफ थे सबका मैंने 10-10 लाख रुपए का उन लोग का इंश्योरेंस कराया। कुछ का इंश्योरेंस थोड़ा कम भी हुआ क्योंकि एज के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को फुलफिल कर पाई रेगुलेशन के हिसाब से। अदरवाइज सारे आदमी का हमने इंश्योरेंस कराया, जितने भी स्टाफ मेरे काम करते हैं। ऑलरेडी उनका ESI और PF था ही, और सैलरी उन लोगों को हम लगातार देते चले गए, प्रत्येक दिन का प्रत्येक दिन। तो स्टाफ में ये लगा कि हमारे जब खुद ऑनर इस पार्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरे कंसल्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं होंगे। तो उन लोगों का विश्वास मुझे मिला और बुस्टअप किया उन लोगों को उसके बाद, बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़ा संक्रमण का दौर था। और आज के डेट में मनोज जी हम बताएं कि मेरे सारे स्टाफ इतने ज़्यादा बुस्टअप हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि मैं उम्मीद नहीं किया था कि इतना डिवोटियों को लोग काम करेंगे। थोड़ी सी परेशानियां शुरू में आई कि वो लोग PPE किट पहनने को हैबिचुअल नहीं थे। कभी किट आ जाता था, बहुत लेमिनेटेड किट आ जाता था तो गर्मी से तरबतर हो जाते थे, कुछ तो फेंट होकर गिर भी जाते थे। अंदर में उन लोग को हाइड्रेट करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम लगाया। शुरुआती दौर में हम लोग को ये नहीं चल रहा था कि हम लोग कैसे मैनिपुलेट करें। शुरुआती में हम लोगों ने पेशेंट्स को भी मिलने से मना किया, लेकिन बाद में सब सारा प्रोटोकॉल जब समझ गए तो हम लोग अभी ऐप से अलग बनाया है, जिस ऐप से मरीजों को 4-4 घंटे में मैसेज चला जाता है। जितना भी रिपोर्ट आता है वो हम लोग उन लोगों को तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। मरीज जैसे ही सीरियस होता है उन लोगों को तुरंत हम लोग बताते हैं कि आपके मरीज में हमने ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ये चेंज किया है। सरकार की मदद से उस समय रेमडेसिविर मिलने में जो दिक्कत हो रही थी उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब बहुतायत मात्रा में रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी हो रही है। तो सिविल सर्जन साहब, हमारे उमितू वाला मैम हैं और DI लोग जो हैं, सारे आदमी मिल के इन सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट। और अब लग रहा है कि जैसे हम लोग नॉर्मल प्रक्रिया में इलाज करते थे, अब हम लोग को महसूस हो रहा है कि हम लोग उसी प्रकार से अब इलाज कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। तनाव में आ जाते थे। हमारी भी आपसे कई बार बातचीत हो रही थी ICU को लेकर के। कभी आप देखते होंगे जब मरीज स्वस्थ होकर के घर लौट जाता तो आपके चेहरे पर भी रौनक, खुशी होती थी। लेकिन कभी गंभीर मरीज को कभी ये लग रहा होगा कि किसी का निधन हो जाता होगा, उस समय आपको लगता होगा कि इतना मरीज का इलाज हो रहा है, तो उस तरह किस तरह आप करते थे? एक तरफ खुशी होती थी जो स्वस्थ होकर जाता था। देखिए, जो मरीज स्वस्थ होकर जाता था तो बहुत अच्छा तो लगना स्वाभाविक सी बात है। मृत्यु होने के बाद पश्चाताप तो होता ही था, खराब भी लगता था, लेकिन हालात ऐसी बन चुकी है उस कंडीशंस में अगर हम मातम की स्थिति में जाते तो हम और दूसरे मरीजों का भी इलाज नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे माथे पे सबसे बड़ा काम था मैनेजमेंट, और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में आने के कारण कागज पत्र की ऐसी प्रक्रिया बन चुकी थी और समान स्थिति था नहीं कि हम लोग कम्युनिकेशन भी एक दूसरे से कर पाते। PPE किट में कम्युनिकेशन भी बेड टू बेड हम लोग को नहीं मिल पाता था, तो पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाना पड़ता था। इसमें हमारे जो कंसल्टेंट हैं, जो मेरे मैनेजर हैं, निशी मिश्रा, डॉक्टर मिलिंद कुमार झा हैं, संजय नाथ झा हैं, मेरी वाइफ गुंजन त्रिवेदी हैं, ये सारे आदमी हम लोग अपने एक टाइम बांध लिए थे और टाइम के अनुरूप हम लोग काम करते थे। कोशिश हम लोगों ने भी यही किया कि मैक्सिमम वेंटिलेटरी सपोर्ट हम लोग दे पाए। ज़रूरत के हिसाब से जितना मिलता गया करते करते हम लोगों ने 17 वेंटिलेटरी सपोर्ट हम लोगों ने लिया। शुरू में तो 13 तक हम लोग लाए, बाद में DM साहब ने एक दिन प्रपोजल दिया कि जो भी वेंटिलेटर बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाएं, तो हमने 4 वेंटिलेटर का डिमांड किया, जिसमें 3 वेंटिलेटर की डिलीवरी मेरी हो चुकी है। तो अभी 16 वेंटिलेटर हम लोग रन करा पा रहे हैं और जितनी सपोर्ट आ पा रही है मैं दे पा रहा हूँ, वैसे मरीज तो बच रहे हैं। अच्छा, आपने गौर किया होगा जब मरीजों का इस तरह इलाज किया होगा, कई बात होता है कि लंग्स ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता था और कुछ लोग घर में रख लेते थे मरीज को। हमने कई ऐसे मरीज को भी देखा, हमने भी आपको कई मरीज आपके भेजा था आपके ICU में। तो कुछ लोग जो मरीज को घर में रख लेते थे उनका ज़्यादा केसेस लॉस हुआ है क्या? उनका डेथ ज़्यादा हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन का एक लेवल है, ऑर्गन को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर फ्लो होना चाहिए ऑक्सीजन का, और पर्टिकुलर फ्लो जो जिसको हम लोग FiO2 बोलते हैं, वो फ्लो अगर परफेक्टली नहीं जा रहा है तो आप ऑक्सीजन को कितना भी देंगे और ऑप्टिमम लेवल पे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है तो वैसे कंडीशन में निश्चित रूप से आपका धीरे धीरे आपके शरीर का जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे ये किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, ये सारा का सारा चीज़ जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली
डिरेंज्ड होने लगता है उसका फंक्शन, और अल्टीमेटली वो फंक्शन करना बंद कर देता है। तो किडनी फेल्योर में चला जाता है मरीज, लंग्स में भी थ्रोम्बाई बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारा बात है, जैसे कुछ उसके जो क्रिटिकल्स कंडीशंस में, जैसे कुछ हम लोग का मार्कर होता है कोरोना मार्कर, जिसमें डी डाइमर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ESR है, CBC फाइंडिंग है, इंटरल्यूकिन लेवल है, फेरिटिन लेवल है, LDH लेवल है, इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है। इन सारे चीज़ों को हम लोग को मेजर करना जरूरी होता है, जिसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को चेंज करते हैं। तो घर में लोग सिर्फ एक ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। इस अंदर ही अंदर क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी मार्कर उनका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस समय तक में जब तक में उनको लोग हॉस्पिटल आता है तब तक में वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद लाख हम लोग कोई दवा दे दें, चाहे वो रेमडेसिविर की इंजेक्शन हो या अभी एक्टिमरा इंजेक्शन आता है, टोसिलिजुमैब जो है, ये सब जितनी भी इंजेक्शंस हैं उसका एक पर्टिकुलर समय है। अगर आप मान लीजिए रेमडेसिविर भी अगर पर्टिकुलर समय पे 1 सप्ताह के अंदर अगर आप नहीं देते हैं तो आपको वो इंजेक्शन देना बेकार है। जब लंग्स के अंदर में कम्प्लीटली वो फाइब्रोटिक चेंजेस आने लगता है तो वैसे कंडीशंस में लंग्स काम करना बंद कर देता है, लंग की कॉम्प्लायंस घट जाती है, फैलाव घट जाता है। अब आप कितना भी प्रेशर से डालेंगे वो लंग्स नहीं फैलेगा और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर में मरीज जाता है, जो कार्डियक अरेस्ट होता है और आदमी मर जाते हैं। एक सवाल जो जनता का है, जनता का ये है कि बहुत लोग ये कहते थे कि कोरोना नहीं है, कुछ और बीमारी है जिसको कोरोना में डाइवर्ट किया गया। अब तो कई मरीजों का आपने अध्ययन किया होगा, इलाज किया है, रिकवर किया है कई लोगों को। क्या लगता है कि आखिर वास्तव में ये कोरोना है क्या, और वास्तव में इसका कोई अस्तित्व है और ये फैल भी रहा है या नहीं, किस तरह का? देखिए, जो प्रेजेंटेशन हम लोगों के पास आया है, हम लोग तो वायरोलॉजी का काम हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो हम लोग का किताब या हम लोग का जो गाइडलाइन जो भी आया है गवर्नमेंट के द्वारा या एम्स के द्वारा जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, या अन्य देशों से भी जो हम लोगों ने इंटरनेशनली हम लोगों ने जो कंसेप्ट लिया है, उसके आधार पे, और हम लोग जो CT स्कैन की रिपोर्ट देख रहे हैं, सारे मरीजों में एक ही पैटर्न आ रहा है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक ही पैटर्न आता है सबका। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन आता है उतना ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि सेवेरिटी होती है, और उसी के आधार पर हम लोग का CT स्कोर डेवलप बनाया जाता है कि ये कितना बट्टा 25 है, क्योंकि टोटल लंग्स को, दोनों लंग्स को मिला के जो स्कोर हम लोगों ने डेवलप किया है लेफ्ट और राइट का, वो हम लोगों ने 25 बनाया है। और उस 25 में हम लोगों ने ये देखा है कि लगभग 8 तक का 0 to 8 का जो स्कोर होता है 1 to 8, तो उसको हम लोग मान के चलते कि ये माइल्ड ग्रेड है। 9 to 16 जो है वो मॉडरेट ग्रेड का है, और 17 to 25 है जो 2 सेवियर ग्रेड का है। तो जो मरीज सेवियर ग्रेड में चले जाते हैं उनकी बचने की प्रक्रियाएं बहुत कम होती है। मॉडरेट वाली में होती है कि चांसेस रहता है कि बचने का, और माइल्ड वाले तो निश्चित रूप से ऑलमोस्ट 90% केस ठीक होकर निकलता है। तो ये हमारा सही समय पे सही ट्रीटमेंट देना, और इस बात को हम कतई मानने को हम तैयार नहीं है कि कोरोना कुछ ऐसा नहीं है और ये कुछ और है। कुछ ने बोला कि 5G आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं है। निश्चित रूप से ये कोई ना कोई वायरल डिजीज तो है ही, और वायरल ये नहीं होता तो बहुत सारे मरीजों में हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट दिया है, एंटीवायरल ड्रग दिया है, चाहे रेमडेसिविर हो या अदर जो ओरल ड्रग हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं, फ्लेविपिराविर जो यूज कर रहे हैं, फ्लेविपिराविर वगैरह, तो इन सारे ड्रगों के यूटिलाइजेशन के बाद वो ड्रग सप्रेस हो रहा है। दैट मीन्स कि वो वायरस पे तो काम कर रहा है एंटीवायरल ड्रग, और हमारा बीमारी कम होता है। दैट मीन्स को निश्चित रूप से वायरस का है। और इतने हमारे साइंटिस्ट, इतने हमारे डॉक्टर्स जो भी एसोसिएटेड हैं इन सारी पार्ट से, दे ऑल आर वर्किंग वेरी वेल, और लंबे समय से इसकी जानकारी नॉट ओनली इन इंडिया और बिहार, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। तो हम इसको झुठला नहीं सकते हैं, ये निश्चित रूप से है और हम लोग उसको मान के चल रहे हैं। सारे डॉक्टर ने इसको एक्सेप्ट किया है। कुछ जुल्मे आदमी हैं जिनका काम ही है कुछ बातों को इधर से उधर फैलाना, पब्लिक को डिविएट करना। तो धन्यवाद, हम आपके लिए हर अपडेट खबर लाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी भी बचे और आप अवेयर भी हो। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर। धन्यवाद।